हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओपन क्लासरूम। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो अब तक हमने पीछे पढ़ लिया था अकाउंटिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, उसके नेचर क्या है, इस बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग कितने तरीके की होती है। देखिए, अकाउंटिंग जो है मेनली 3 तरीके की होती है: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को नोट करिए। ये हम आज तो सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, आगे जब आप अपनी 12th करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, तो उसके बाद आप ये 3 स्पेसिफिक फील्ड्स हैं एक, और इनकी अलग अलग स्पेशलाइजेशन कोर्सेज होते हैं कि फाइनेंस फील्ड अलग है, कॉस्टिंग फील्ड अलग है, मैनेजमेंट फील्ड अलग है। इनके इंस्टीट्यूट्स हैं अलग अलग, जैसे CA है, CS है, CMA है। अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। तो ये 3 को सिर्फ हम यहाँ पे ब्रीफ में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप इन्हें समझ लेंगे तो आप अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से इन 3 कोर्सेज में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। देखिए, जो फाइनेंसिंग फील्ड होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो अब तक जो हमने पीछे पढ़ा ना, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पढ़ा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? एक तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड मैनेज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी बुक्स मैनेज करते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स बनाते हैं जो ऑपरेशंस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इससे फाइनेंशियल साउंडनेस पता लगती है कि कंपनी की सिचुएशन कैसी है, वो स्ट्रांग है, वीक है, क्या है। तो ये हम कहाँ से पता लगाते हैं? ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पता लगता है, क्योंकि सारा पैसों का लेन देन यहीं पर होता है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंस पता करना है कि कंपनी की सिचुएशन कैसी है, और सारी अकाउंटिंग यहीं पर होती है। ठीक है, फिर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग नाम में से ही पता है, कॉस्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर करते क्या है कि हम किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालते हैं। देखो, जैसे आप कोई सामान लेने जाते हो मार्केट में, तो उस पर लिखा होता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो क्या वो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट है? वो कॉस्ट नहीं है। वो जो रेट लिखा हुआ है उसमें जो मैन्युफैक्चरर है उसका प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, रिटेलर है उसका प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, जो दुकानदार आपको बेच रहा है उसका प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। जो वो सारे प्रॉफिट जोड़ने के बाद, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ये सब जोड़ने के बाद वो कॉस्ट होती है, वो प्राइस होता है उसका। जब ये सब है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? कैसे निकालेंगे वो कॉस्ट? तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग हमें बताती है कि वो कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि ये एनालाइज करना कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं उसकी कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, वो एनालाइज करते हैं इस चीज़ को, और यहाँ पर हम ये डिसाइड करते हैं कि ये जो कॉस्ट हमारी है इसको कैसे कम करें। ठीक है, और उसको कम करने के लिए क्या क्या डिसीजन लेने पड़ेंगे हमें। तो ये सारी चीज़ें हम कॉस्टिंग में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग है। हम यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो इन रिपोर्ट्स के बेस पे डिसीजन लेता है। क्या डिसीजन लेता है? कि वो हमें वो प्लानिंग अपनी बनाता है कि बिजनेस को कैसे कंट्रोल करना है, उसको एक्सपेंशन करना है कि नहीं करना, बजट को कैसे कंट्रोल करना है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है उसमें लिया जाता है। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होते हैं वो इसमें अपनी रिपोर्ट्स देते हैं, वो फाइनेंशियल डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं ताकि जो डिसीजन मेकर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो डिसीजन ले सकें। ठीक है, तो आइए इनको डिटेल में पढ़ते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग असिस्ट कीपिंग ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स in order to arrive at a measure of organizational success and financial soundness. It relates to the past period, serves steward function and is monetary in nature. It is concerned with the provision of financial information to all stakeholders. ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन किए जाते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से, और फिर उसकी हम एक रिपोर्ट बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, और वो रिपोर्ट्स किसको दी जाती है? मैनेजमेंट को देते हैं, कि जिसके बेस पे ये पता लगता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेस क्या है, रेट क्या है उसका, वो आगे अच्छी है, सक्सेस हो रही है, ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें होती क्या हैं? ये सब पास्ट डेटा के बेस पे होती हैं
क्योंकि हमारी जो रिपोर्ट बनती है वो 31 मार्च को बनती है। तो पूरे साल हमने काम किया और पूरे काम करने के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन की क्या सिचुएशन है वो यहाँ पर हम पता लगती है। ठीक है, फिर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग असिस्ट इन एनालाइजिंग द एक्सपेंडिचर फॉर असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और सर्विस रेंडर्ड बाय द फर्म एंड फिक्सेशन ऑफ प्राइस देयरऑफ। इट also helps in controlling the cost and providing necessary costing information to management for decision making। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में यहाँ पर क्या होता है, वो जो खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसके बेस पे ये डिसाइड करते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है या फिर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, और ये इन्फॉर्मेशन वो मैनेजमेंट को देते हैं कि किस तरीके से इसकी कॉस्ट को कम कर सकते हैं और कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो मैनेजमेंट है उसके लिए बहुत यूज़फुल होती है कि वो किस तरीके से कॉस्ट को कम करें, उसका डिसीजन लें या ना लें। देखिए, जो मैनेजमेंट होता है ना, वो टॉप लेवल पे ऊपर बैठा होता है, वो फैक्ट्री में नहीं जाता है। जो डायरेक्टर है वो फैक्ट्री में नहीं जाएगा, तो फैक्ट्री में कौन है, कॉस्ट अकाउंटेंट है। तो कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करता है कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी जो मटेरियल कंज्यूम हो रहा है उसकी कॉस्टिंग क्या है, कहाँ वेस्टेज हो रही है, कहाँ लीकेज है, तो वह सारी चीज़ें ये कॉस्ट अकाउंटेंट का काम होता है, उसे देखना और उसकी रिपोर्ट मैनेजमेंट को देना। ठीक है, फिर आता है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद द प्रोविजन ऑफ नेसेसरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू पीपल with the organization to enable them in decision making, planning, controlling business operation. Management accounting draws the relevant information mainly from financial accounting and cost accounting, which helps management in budgeting, ascertaining profitability, taking pricing decision, capital expenditure decisions, and so on. Besides, it generates information, quantitative and qualitative information and non-financial, which relate to future and is relevant for decision making in organization। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है, ये डेटा कहाँ से लेता है, ये डिसीजन मेकिंग होती है यहाँ पे मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में का काम जो है वो डिसीजन लेना है। तो डिसीजन कैसे लेता है, जो फाइनेंशियल डेटा जो आता है और कॉस्टिंग डेटा जो आता है उसको कंपाइल करता है ये, तो उसके बेस पे एक रिपोर्ट देता है कि देखिए कॉस्टिंग एक अलग विंग होती है, फाइनेंसिंग एक अलग विंग होती है। अगर आप इसे जब डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि कॉस्टिंग जो है इसकी अकाउंटिंग अलग है एक, और फाइनेंसिंग है इसकी अकाउंटिंग अलग है। ठीक है, तो इसके डेटा को कंपाइल करके वो एक इंफॉर्मेशन जनरेट करता है कि जिसके बेस पे वो एक्चुअल डिसीजन लेते हैं कि जो कॉस्ट है हमारी वो कैसी होनी चाहिए, प्राइस क्या फिक्स होना चाहिए। फिर हम बजट बनाने में फ़ायदा मिलता है कि बजट क्या बनाना है, कितना खर्चा करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है कि नहीं करना। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कोई नई मशीनरी बनानी है, नई फैक्ट्री लगानी है कि नहीं। ठीक है, तो वो इस बेस पे डिसीजन लेते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए बहुत यूज़फुल होता है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। वित्तीय लेखांकन वित्तीय लेन देनों को व्यवस्थित अभिलेखन एवं वित्तीय विवरणों को बनाने एवं प्रस्तुति करने में सहायता करता है, जिससे कि संगठनात्मक सफलता एवं वित्तीय सुदृढ़ता को मापा जा सकता है। इसका संबंध बीते हुए समय से होता है, प्राथमिक रूप में संरक्षात्मक का कार्य करता है, साथ ही इसकी प्रकृति मौद्रिक है। इसका कार्य सभी हितार्थियों को वित्तीय सूचना प्रदान करना है। ठीक है, फिर जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसको लागत लेखांकन कहते हैं हिंदी में। लागत लेखांकन फर्म के द्वारा विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण और प्रदत्त सेवाओं की लागत निर्धारण के व्यय की विश्लेषण एवं मूल्य निर्धारण में सहायता करता है। यह लागत पर नियंत्रण करता है एवं प्रबंधकों को निर्णय लेने के लिए आवश्यक लागत संबंधी सूचना प्रदान करता है। और प्रबंध लेखांकन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो प्रबंध लेखांकन में कार्यकर्ता लोगों को आवश्यक लेखांकन सूचना प्रदान करना है, जिससे कि वह व्यावसायिक कार्यों के संबंध में निर्णय ले सकें, योजना बना सकें एवं नियंत्रण रख सकें। प्रबंध लेखांकन के लिए सूचना मुख्यतः वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन के प्रपट होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन मिलती है, जो प्रबंधकों को बजट बनाने, लाभ का प्रदत्त का आकलन करने, मूल्य निर्धारण करने, पूंजीगत व्यय के संबंध में निर्णय लेने में सहायक होती है। इसके साथ अन्य दूसरी सूचनाएं परिणात्मक, गुणात्मक, गैर वित्तीय भी देता है।
जो भविष्य से संबंधित होती हैं और संगठन के निर्णय के लिए प्रासंगिक होती हैं। अब देखते हैं कि ये अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, विशेष बातें क्या हैं। देखिए, जो अकाउंटिंग होती है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो रिलायबल हो, विश्वसनीय हो। भाई जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी जा रही है, कम से कम उसका पता तो हो कि वो सही है कि गलत है। ऐसा तो नहीं कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे दी, उसका कोई रिलेवेंसी नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि बुक्स में गलत इन्फॉर्मेशन अकाउंट हो रही है। तो वो चीज़ें जो हों वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होगी, रिलायबल होगी, तो डिसीजन जो लेंगे तो सही होंगे। जैसे कि ये समझिए कि कोई प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट में डिमांड है ही नहीं, और जो रिपोर्ट दी है वो ऐसी है कि जिसपे पता लगता है कि डिमांड है। अब वो प्रोडक्ट हम बेचें जिसकी डिमांड ही नहीं है, तो क्या वो चलेगा? क्या हमें प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। तो इसलिए जो इन्फॉर्मेशन है उसका रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है। या फिर ये इस तरीके से समझिए कि जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है हो तो हमें उसमें घाटा आ रहा है, लेकिन अकाउंटिंग इस तरीके से की है कि हमें दिख रहा है वो फ़ायदा हो रहा है, तो गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो इसलिए इसका रिलायबल होना जरूरी है। Reliability means the user must be able to depend on the information. The reliability of accounting information is determined by the degree of correspondence between the what information conveyed about the transaction or event that have occurred. Measure the displayed. A reliable information should be free from error and bias and faithfully presents what is it means to present. To ensure reliability, the information disclosed must be credible, verifiable by independent parties, use the same method of measuring and be neutral and faithful. तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए, और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जो दे रहा है और जो रिसीव कर रहा है, उन दोनों का जो मतलब है वो सेम ही निकलना चाहिए। ये नहीं कि इन्फॉर्मेशन देने वाला किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा है और जो रिसीव कर रहा है इन्फॉर्मेशन को वो किसी और तरीके से रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो कन्वे हो रहा है मैसेज वो प्रॉपर उसी वे में होना चाहिए, और जो इन्फॉर्मेशन है वो में कोई गलती नहीं होनी चाहिए और वो पक्षपातपूर्ण नहीं होनी चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन है उसकी जो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, वो वेरीफिएबल भी होनी चाहिए कि उसे हम क्रॉस चेक भी कर सकें, और जो दूसरी पार्टीज वगैरह जो इंडिपेंडेंट पार्टीज जो वो मेथड यूज कर रही हैं तो वही मेथड यूज होना चाहिए ताकि हम कंपेयर भी कर सकें। तो इसमें कहता है कि विश्वसनीयता का अर्थ है कि उपयोगकर्ता सूचना पर निर्भर रह सके। लेखांकन सूचना को विश्वसनीय इस बात पर निर्भर करता है कि जो घटनाएं एवं लेन देन हुए हैं उनका मापन और प्रस्तुतिकरण किस स्तर का अंतर संबंध है। विश्वसनीय सूचना अनावश्यक अशुद्धि, व्यक्तिगत आग्रह से मुक्त होनी चाहिए तथा इसे विश्वसनीय रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए सूचना विश्वास के योग्य होनी चाहिए, जिसकी जांच स्वतंत्र रूप से अन्य पक्षों द्वारा की जा सके, जो समान मापन की समान विधि का उपयोग कर रही है, जो निष्पक्ष और समर्पित है। दूसरा आता है रिलेवेंस। जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलेवेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे आज का अखबार आज मिले तो उसकी वैल्यू है, अगर वो मुझे अखबार आज का कल मिलता है नेक्स्ट डे, तो क्या उसकी कोई वैल्यू है? नहीं है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम पर आनी चाहिए। तो जैसे कि मुझे कोई मेरी प्रोडक्शन लाइन चल रही है, ठीक है, और मुझे इन्फॉर्मेशन शाम को चाहिए किस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो डेली मुझे शाम को रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, जो शॉप फ्लोर में मैनेजर्स होते हैं उनको रोज इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि वो ऑर्डर प्लेस कर सकें। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन मुझे शाम को न मिलके सुबह मिलती है, तो क्या उसकी वैल्यू है? नहीं है, क्योंकि टाइम तो खत्म हो चुका है। अब जो प्रोडक्शन लाइन रुक गई तो अब वो इन्फॉर्मेशन आ भी गई तो हम क्या करेंगे? तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो टाइम पर आनी चाहिए और सही आनी चाहिए। तो कहता है कि टू बी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम, मस्ट हेल्प इन प्रिडिक्शन एंड फीडबैक and must influence the decision of users by helping from prediction about outcome of past, present and future and confirming and correcting their past evaluation। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम पर आए और उसमें ताकि वो इस बात का पता लगे कि उसमें फीडबैक हो, वो आगे प्रिडिक्शन कर सकें
और जो यूजर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकें, ताकि वो इस इंफॉर्मेशन के बेस पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के डिसीजन ले सकें, और अगर कोई पास्ट में कोई गलती हो गई है तो उसे करेक्ट कर सकें। तो इन्फॉर्मेशन आएगी, अगर पास्ट में पता लगता है कि भाई ये गलती हुई थी तो उसे ठीक कर सकते हैं। तो रिलेवेंस को हिंदी में प्रासंगिकता कहते हैं। तो सूचना तभी प्रासंगिक होगी जब वह समय पर उपलब्ध हो, पूर्वानुमान लगाने एवं प्रत्युत्तर देने में होगी। सूचना की प्रासंगिकता के लिए उन्हें उपयोगकर्ता के निर्णयों को निम्न प्रकार प्रभावित करना अनिवार्य है: भूत, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं के परिणामों का पूर्वानुमान लगाने, करने और प्रत्युत्तर देने में सहायक अथवा पिछले मूल्यांकन की पुष्टि तथा उनके संशोधन करना। फिर है अंडरस्टैंडेबिलिटी। में अंडरस्टैंडेबल की जो डिसीजन मेकर है उसका से इंफॉर्मेशन आई कहाँ से? अकाउंटेंट से आई, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से आई। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने जिस वे में इंफॉर्मेशन को भेजा है और उसी वे में जो डिसीजन मेकर है उसे इंटरप्रेट करे, उसे समझे। ऐसा नहीं कि भेजने वाले का सेंस कुछ और था और जो रिसीव कर रहा है उसका सेंस कुछ और था, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी, तो फिर डिसीजन जो होंगे वो गलत होंगे। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स डिसीजन मेकर मस्ट इंटरप्रेट अकाउंटिंग information in the same sense as it is prepared and conveyed to them. The quality that distinguish between good and bad communication is a message are fundamental of the understandability of the message. A message is said to be effectively communicated when it is interpreted by the receiver of the message in the same sense in which sender has sent. Accountant should present the comparable information in most intelligible manner without sacrificing relevance and reliability. ठीक है, तो इसमें है क्या कि जो इन्फॉर्मेशन है दोनों सही होनी चाहिए, कि रिसीवर भी सही इंटरप्रेट करे और जो सेंडर है वो भी, और वो कंपेरेबल भी होनी चाहिए। मान लीजिए कि मैं दो स्टेटमेंट्स को कंपेयर करता हूँ, ठीक है, प्रॉफिट चेक करता हूँ कि प्रॉफिट मेरा जो मेरी बुक्स में आ रहा है और जो मेरी कंपटीटर की बुक्स में आ रहा है दोनों सेम है या नहीं। अब हुआ क्या कि जो कंपटीटर है उसने जो अपनी स्टेटमेंट बनाई है उसमें मान लीजिए कि इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को माइनस करके प्रॉफिट निकाला, और जो हमने बनाई उसमें हमने इंटरेस्ट को माइनस किया, हमने उसे बाद में किया, तो दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस आ जाएगा। जब हम कंपेयर करेंगे वो गलत होगा, गलत करेंगे तो डिसीजन गलत होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंपेयर भी सही होने चाहिए। तो इस तरीके से जो वो बताना चाह रहा है रिसीवर और जो मेकर है दोनों की अंडरस्टैंडिंग सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पर कहते हैं बोधगम्यता। बोधगम्यता से आशय जो लोग निर्णय लेते हैं उन्हें लेखांकन सूचना को उसी संदर्भ में समझना चाहिए जिस संदर्भ में उन्हें तैयार किया गया है और प्रस्तुत किया गया है। किसी संदेश की वह विशेषता जो अच्छे या बुरे संदेश में भेद करती है संदेश की बोधगम्यता पर आधारित है। संदेश तभी संप्रेषित माना जाता है जब वह संप्रेषी द्वारा उसी अर्थ में समझा जाए जिस अर्थ में भेजा गया है। लेखाकारों को सूचना को बिना प्रासंगिकता और विश्वसनीयता को खोए इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है कंपेरेबिलिटी। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है हमारी, मान लिया वो रिलेवेंट भी है, रिलायबल भी है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल भी है, लेकिन वो कंपेरेबल भी होनी चाहिए। या अभी जो बताया कि दो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, दो अलग अलग कंपनीज हैं, कंपटीटर कंपनीज हैं, उसने जिस पैटर्न बनाई है हमारी भी उसी पैटर्न में बने बैलेंस शीट, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने इंटरेस्ट को पहले लिख दिया उसने बाद में लिखा और इस तरीके से सारा प्रॉफिट मिसमैच हो गया और हमने डिसीजन कुछ और ले लिया और उसका रिजल्ट निकला कुछ और। तो ये जो है कॉमन प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए, दोनों की सेम स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने बनाई थी 1 साल की, हमने 6 महीने की बना दी बैलेंस शीट, ठीक है, तो टाइम ही अलग है तो भी वो गलत है। अब उसने जो मेज़र किए थे अपने यूनिट्स वो किसी और चीज़ में किए, केजी में किए, हमने क्या इसमें मीट्रिक टन में कर लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो कॉमन होनी चाहिए ताकि वो इजीली कंपेरेबल हों। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो कंपेरेबल भी होनी चाहिए। अगर वो कंपेरेबल ही नहीं है तो हम अपने कंपटीटर से कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या पता लगेगा कि हम प्रॉफिट में हैं, लॉस में हैं, और हम किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हम
आगे उसे compete कर सकें। ठीक है। It is not sufficient that the financial information is relevant and reliable at a particular time, in a particular circumstances or a particular reporting entity. But it is equally important that the user of the general purpose financial reports are able to compare various aspects of entity over different time period and with other entities. To be comparable, accounting report must belong to a common period and use common unit of measurement, the format of reporting. ठीक है। तो वो जो रिपोर्ट्स हैं, एक तो सेम टाइम पीरियड के लिए होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए। वो कंपेयर आपके इंटरनल भी हो सकते हैं, हम पिछले साल से भी कंपेयर करें या फिर किसी डिफरेंट एंटिटीज से भी कंपेयर करें। तो उसके लिए जो यूनिट्स हैं वो भी सेम होना चाहिए, फॉर्मेट है वो भी सेम होना चाहिए, पीरियड है वो भी सेम होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें, इसे तुलनीयता कहते हैं। तो यह पर्याप्त है नहीं कि वित्तीय सूचना एक समय विशेष पर विशेष परिस्थितियों में अथवा विशेष प्रतिवेदन इकाई के लिए प्रासंगिक और विश्वसनीय हो, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि सूचना के उपयोगकर्ता साधारण उद्देश्य के लिए प्रस्तुत व्यवसाय के वित्तीय प्रलेखों में प्रदर्शित विभिन्न आयामों की अन्य व्यावसायिक इकाइयों से परस्पर तुलना कर सकें। लेखांकन प्रलेखों की तुलना करने के लिए यह आवश्यक है कि उनका संबंध समान अवधि व समान मापन इकाई व समान प्रारूप से लिया गया हो। आइए अब डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के उद्देश्य क्या हैं। फिर आता है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो रिकॉर्ड्स हैं बिजनेस के वो प्रॉपर सही तरीके से मेंटेन किए हुए हों, उन्हें सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड किया गया हो। जैसे भी ट्रांजैक्शन हो रही है, डे टू डे जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, जो परचेज हो रही है, सेल हो रही है, पेमेंट हो रही है और भी बहुत कुछ है, वो सब रोज का रोज और सही तरीके से सिस्टम से रिकॉर्ड होता रहे। क्योंकि देखिए, यहाँ पे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बहुत सारी होती हैं और किसी को याद तो नहीं कि रोज कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ। तो ये मिलेगी कहाँ से इन्फॉर्मेशन? ये हमें बुक ऑफ अकाउंट्स से ही मिलेगी। तो अगर वही सही से मेंटेन नहीं है तो हमें क्या पता लगेगा कि एक दिन में हमारा कितना खर्चा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, नहीं पता लगेगा। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपर मेंटेन हों। Accounting is used for the maintenance of systematic record of all financial transaction in book of accounts. Even most brilliant executive or manager can't accurately remember the numbers amount of various transaction such as purchase, sale, receipt, payment, etc. that takes place of business every day. Hence, a proper and complete record of all transactions are kept regularly. Moreover, the records information enable verifiability and act as an evidence. ठीक है। तो इस सिस्टम से जो हमारी अकाउंटिंग है वो कोई भी याद नहीं रख सकता, चाहे कोई भी कितना बड़ा बड़ा मैनेजर हो, वो रोज का याद नहीं रख सकता कितना सेल, परचेज, रिसिप्ट, पेमेंट की। तो इसलिए हमारी बुक ऑफ अकाउंट जो है प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए और रेगुलर बेस पे वो अपडेट होनी चाहिए। ये नहीं कि आज का हम कल कर रहे हैं, कल का परसों कर रहे हैं, या हफ्ते दिन की बाद अकाउंटिंग हम एक दिन में कर रहे हैं, तो हम वो नहीं होना चाहिए। टाइम टू टाइम वो अपडेट होते रहना चाहिए। तो व्यावसायिक लेन देन का हिसाब रखना। लेखांकन का उपयोग लेखांकन पुस्तकों में सभी वित्तीय लेन देनों व्यवस्थित रूप में लेखा रखने के लिए किया जाता है। व्यवसाय में बहुत प्रतिभावान अधिकारी या प्रबंधक भी पूर्ण शुद्धता के साथ व्यवसाय के प्रतिदिन के विभिन्न लेन देनों, क्रय विक्रय, प्राप्ति, भुगतान को पूर्ण शुद्धता के साथ स्मरण नहीं रख सकता। इसलिए सभी व्यावसायिक लेन देनों का सही पूर्ण लेखा नियमित रूप से रखा जाता है। इसके अतिरिक्त लेखांकित सूचना से सत्यता की जांच की जा सकती है तथा उनका उपयोग प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। अब आता है कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि हमें पता लगे कि भाई हमारा बिजनेस जो है प्रॉफिट में है या लॉस में है। ऐसा ना हो कि हम बुक ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री करना भूल गए और हो रहा है लॉस और वो दिखता रहे प्रॉफिट, और हो रहा है प्रॉफिट दिखता रहे लॉस।
तो हो सकता है कि अगर हम बुक ऑफ अकाउंट सही से मेंटेन नहीं करते हैं और कोई मेरे को लाइबिलिटी है पे करने की, हमने बुक्स में डाली ही नहीं कि हमें इसको पे करना है, और तो वो होगा क्या, मेरे लाइबिलिटी कम हो गई, खर्चा कम हो गया, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन है नहीं वास्तव में प्रॉफिट। तो इसलिए ये अकाउंटिंग मेंटेन होनी चाहिए सही से। कहीं ऐसा हो गया हमने भाई अकाउंटिंग तो की नहीं, किसी की पेमेंट करनी है, लाइबिलिटी है दिखाई नहीं, और बंदा आ जाए पैसे मांगने को भी मेरी तो इतनी पेमेंट ड्यू है, तो इसके लिए तो ये अकाउंटिंग जब तक सही तरीके से मेंटेन नहीं होगी तो हमें प्रॉफिट और लॉस का भी पता नहीं लगेगा। ठीक है। द ऑनर ऑफ बिजनेस आर कीन टू हैव द आइडिया अबाउट net result of business operation periodically, that is whether the business has earned profit or incurred losses. Thus another objective of accounting is to ascertain the profit earned or loss sustained by the business during the accounting period, which can be easily worked out with the help of record of income and expense relating to business by preparing profit and loss account for the period. ठीक है। तो जो ऑनर होते हैं मालिक, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव तो यही होता है जानना कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो ये हमें पता लगता है अपनी बुक ऑफ अकाउंट से, जो कि प्रॉपर तरीके से मेंटेन होती हैं। तो वो जानना चाहते हैं पूरे साल में मुझे क्या प्रॉफिट हुआ, या फिर वो कहीं बीच में भी पूछ सकते हैं कि 2 महीने 3 महीने या मंथली मेरे को कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है, किस महीने में कम हो रहा है, ताकि वो डिसीजन भी ले सकें और उन्हें पता भी लगे। ठीक है। तो लाभ हानि की गणना, हिंदी में कहेंगे इसे, व्यवसाय के स्वामी निश्चित अवधि के व्यावसायिक कार्यकलापों के शुद्ध परिणामों को जानने के इच्छुक रहते हैं, अर्थात व्यवसाय में लाभ कमाया या हानि हुई। अतः लेखांकन का दूसरा उद्देश्य किसी लेखांकन अवधि के दौरान व्यवसाय के लाभ अथवा हानि का निर्धारण करना है, जिसका निर्धारण व्यवसाय के उस अवधि के आय एवं व्यय लेखे जोखों की सहायता से लाभ हानि खाता बनाकर सरलता से किया जा सकता है। लाभ आगम के व्यय के अधिक को प्रकट करता है। अब आता है डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब यहाँ पर जो है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अब लास्ट में होता क्या है कि हम जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं कि हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं। तो उससे पता लगता है कि हमारे पास एसेट्स ज़्यादा हैं या लायबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। तो बिजनेस से बिजनेस की सिचुएशन पता लगती है कि बिजनेस स्ट्रांग है या लूज है। ठीक है। तो कहता है कि अकाउंटिंग also aim at ascertaining the financial position of business concern in the form of its asset and liabilities at the end of every accounting period. A proper record of resources owned by the business organization, that is asset, and claim against such resources, that is liability, facilitates the preparation of a statement is known as balance sheet पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक तो उसकी एसेट होती हैं और लायबिलिटीज होती हैं। एसेट मतलब कि उसकी संपत्ति, और लायबिलिटीज मतलब जिसकी जो उसे पे करना है। ठीक है। तो इससे पता लग जाता है कि फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिजनेस की वो कैसी है। तो इसमें हिंदी में है कि वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करना। लेखांकन का उद्देश्य प्रत्येक लेखांकन अवधि के अंत में परिसंपत्तियों व देयताओं के रूप में वित्तीय स्थिति का निर्धारण करना है। किसी व्यावसायिक संगठन के संसाधनों एवं इनके विरुद्ध दावों का सही लेखा जोखा एक विवरण, जिसे स्थिति विवरण अथवा वस्तु स्थिति विवरण अथवा तुल्य पत्र कहते हैं, को बनाने में सहायता प्रदान करता है।